अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोड़ में समा टीवी पर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदेद कहता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने आज आमने सामने आना है वार्म अप मैच में, और ये पाकिस्तान के लिए एक और तैयारी का मौका मिला है और ये आखिरी मौका भी है वर्ल्ड कप से पहले मैचेस को खेलने के हवाले से। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने अब तक जो टॉस हुआ है उस पर उसको पहले बैटिंग का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी इस वार्म अप मैच में खेल सकते हैं। बाबर आजम सिर्फ बैटिंग करेंगे, शादाब खान उनकी जगह पर क़यादत कर रहे हैं, मोहम्मद हारिस भी विकेट कीपिंग करते हुए इस मैच में हमें दिखाई देंगे। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए, और फिर जो वर्ल्ड कप गुजर चुके हैं उन पर हम गुज़िश्ता 2 रोज़ से बात कर रहे हैं। आज भी वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या रही है, दुनिया की टीमें किस तरह से वो वर्ल्ड कप जीत गई, इन सब चीज़ों पर गुफ्तगू रहेगी। और इस सारी गुफ्तगू में मेरा साथ दे रहे हैं उमर बशीर, और मेरे साथ मौजूद होंगी सवेरा पाशा भी, जो कि हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन करेंगी। बाकी जो पैनल है उसका तारुफ भी हम आपके साथ करवाते चलते हैं बिना किसी ताखीर के। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे 2007 से, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं तो 2007 को भी पीजे मीर साहब टीम के साथ मौजूद थे। यूसुफ भाई आज हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। मुशी भाई, मुश्ताक अहमद भी लेजेंडरी क्रिकेटर और लेग ब्रेक स्पिनर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि बूम बूम लाला भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो ये तो हमारा पूरा जोर का जोड़ का जो पैनल है वो आपकी खिदमत में आज एक मरतबा फिर से हाजिर है। और 2007 जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि 2007 से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो वार्म अप मैच है उस हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो चलती चली जाएगी, लेकिन आगाज़ हम कर रहे हैं आज की जो डिस्कशन है 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन याद कैसे रखा जाएगा, इस हवाले से आज हम उस पर बात करेंगे। तो इमरान, आगाज़ करते हैं और ओवर टू यू। अब देखिएगा पूरा पैनल आपके साथ मौजूद है और 2007 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है। पीजे मीर साहब, 2007 का वर्ल्ड कप तीनों थे वहाँ। 75 का वर्ल्ड कप ज़्यादा यादगार है आपके लिए या 2007 वाला? 75 की अपनी नौयत और आई थिंक 2007 की अपनी नौयत, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट एरिया और डिफरेंट लड़के। तो आई थिंक इसको आप कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हर मैच जो होता है वो उसकी अपनी एक नौयत होती है। टुडे यूर अ हीरो। ये मैंने मुश्ताक ने और यूसुफ ने देखा होगा इंग्लैंड में, आप 100 करो या 5 आउट करो काउंटी में कहीं हीरो, अगले दिन 0 करो तो आपको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। और ये क्रिकेट है, यही हुस्न है। और जब हम बात कर रहे हैं 2007 के वर्ल्ड कप की, तो एक पैकेज है, पैकेज देखते हैं, फिर मोहम्मद यूसुफ साहब से और मुश्ताक साहब से भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पहली बार वेस्ट इंडीज में कराया गया। 2007 वर्ल्ड कप में पहली बार 16 टीमों ने शिरकत की। इवेंट में पहली बार सुपर 8 मरहला मुतारिफ कराया गया। 2007 वर्ल्ड कप में कुल 51 मैचेस खेले गए। इवेंट की 16 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड की टीमें शामिल। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत और बरमूदा की टीमों को रखा गया। ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, कीनिया, इंग्लैंड और कनाडा की टीमें शामिल थीं। ग्रुप डी पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जिम्बाब्वे की टीम पर मुश्तमिल था। हर ग्रुप से 2 टॉप टीमों ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई किया। सुपर 8 की 4 टीमों के दरमियान सेमीफाइनल खेले गए। 2007 वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ड्रावना ख्वाब साबित हुआ। पाकिस्तान ग्रुप के 3 मैचेस में से 2 हारकर पहले ही राउंड में इवेंट से बाहर हो गया। पाकिस्तान को पहले राउंड में आयरलैंड जैसी कमजोर टीम के हाथों शिकस्त हुई। आयरलैंड से शिकस्त के अगले रोज कौमी टीम के हेड कोच बॉब वुल्मर होटल रूम में मुर्दा पाए गए। 2007 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की क़यादत इंजमामुल हक ने की। दीगर खिलाड़ियों में शाहिद आफरीदी, इमरान नजीर, यूनुस खान, कामरान अकमल, मोहम्मद समी, यासिर अरफात, दानिश कनेरिया, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद यूसुफ, अजहर महमूद, उमर गुल, राना नवीदुल हसन और शुएब मलिक शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को शिकस्त देकर 4थी बार आलमी कप जीता। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन 659 रन बनाकर 2007 वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर रहे। ऑस्ट्रेलिया के मैकग्रा ने सबसे ज्यादा 26 विकेटें हासिल की और इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ये तो थी रिपोर्ट नाज़रीन, जो कि आप लोगों ने मुलाहिज़ा किया 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जो कि समा टीवी ने तैयार की थी। और आज का हमारा जो पैनल यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, सभी अफराद जो हैं 2007 में टीम के साथ थे। तो यूसुफ भाई, आपकी जानिब बढ़ते हैं और 2007 में आप क्या समझते हैं? एक तो बॉब वुल्मर वाला जो वाक़या है उस हवाले से भी हम जो है बात करेंगे, और लाला का और जो बॉब वुल्मर का बाकी तमाम खिलाड़ियों का जो उनका बॉन्ड था उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ था 2007 के वर्ल्ड कप में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरा खेले थे, इसमें तो कोई शक नहीं। टीम अच्छा नहीं खेली, इसीलिए पहले राउंड से बाहर हुई है। देखिए, इसमें एक और फैक्टर भी था जो कि शायद कोई एग्री करे ना करे, जब कमज़ोर टीम होती है कोई, उसका हमारे साथ मैच उसी वक्त हो सकता है जब कोई ऐसा सरफेस दे दिया जाए कि उनका कोई चांस बन जाए।
और इसमें जो वो चाह रहे थे वो हुआ, और टॉस हुआ, वो टॉस जीते। सुबह 9 बजे मैच था और उसमें एक्स्ट्रा पानी दिया हुआ था। वो विकेट ऐसी थी कि उसमें नमी बहुत ज़्यादा थी। अगर फ्लैट विकेट पे मैच होता तो सीधा हम जीत जाते, नॉर्मल किसी भी नॉर्मल विकेट पे मैच होता हम आराम से जीत जाते। इस पे भी जीतना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि बहुत हल्की टीम थी हमारे मुकाबले में। लेकिन एक जो चांस लिया उन्होंने, 99% जितना हमने था, 1% चांस था वो जो उस सरफेस की वजह से जो मैं समझता हूँ वो उनको मिला और उसमें वो कामयाब हुए। सुबह का मैच था, नमी बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह के उनके बॉलर थे, पंजाबी लैंग्वेज में टुच्चे बॉलर होते हैं ना, टुच्चे जो ऐसे फेंक देते हैं, कोई गेंद इधर कोई खुद ही इधर, इस तरह के बॉलर थे। उसमें वो कामयाब हुए। और ऑब्वियसली हम बुरा खेलें इसमें तो वो कर ही नहीं सकते कि हम सारा मलबा इस चीज़ पे नहीं डाल सकते, बुरा भी खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो प्लानिंग किसी की थी इसमें, वो उसमें कामयाब हुए और हम मैच हारे हैं। और उस पर कोई बैक नहीं कर सकते अपने आप को कि हम अच्छा खेले थे, ये हो गया वो नहीं, बुरा खेले इसलिए बाहर। ठीक, बुरा खेले। लाला, आपकी जानी पढ़ते हैं और आपकी जो 2007 में है, हम एक बात हमेशा से जानते हैं, सभी जानते हैं कि एक बड़ा ज़बरदस्त बॉन्ड था आपका बॉब वुलमर के साथ। कुछ यादें अगर आप शेयर करें, और उस वक्त जब पाकिस्तान आइलैंड से ये मैच हारा तो उस वक्त बॉब वुलमर क्या सोच रहे थे, क्या बात कर रहे थे, क्योंकि आप दोनों का एक बॉन्ड है, ये सभी जानते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का आपस में एक ताल्लुक भी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को मेरा। देखिए, बॉब वुलमर की जो हम सब बात करते हैं, वो एक फादर वाला रोल था उनका, और बहुत ही ज़बरदस्त इंडिविजुअल और एज अ टीम की परफॉर्मेंसेस अंडर हिज कोचिंग चलती रही हैं। एनजी भाई बड़े ज़बरदस्त तरीके से टीम को लीड करते रहे। सारे जितने भी, मैं यूसुफ, यूनुस खान वगैरह जितने भी थे, शोएब वगैरह, बड़े अच्छे तरीके से एनजी भाई टीम को लेके चलते रहे। मेरे लिए इसलिए थोड़ा सा 2007 यादगार है क्योंकि मुझसे फैसलाबाद में एक ऐसी हरकत हो गई थी जिसकी वजह से मैं 2 मैच के लिए बैंड हो गया था वर्ल्ड कप के। तो मैं वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैचेस नहीं खेला था, और जो मैचेस हम हार भी गए थे। और उसके बाद एक आखिरी जिम्बाब्वे से मेरे ख्याल में मैच था, यूसुफ को अच्छी तरह याद होगा, हम लोग वो मैच जीत गए थे। तो वो एक तो वर्ल्ड कप इतनी अच्छी टीम हमारी गई थी, उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मर्स और एज ए टीम बड़ी अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ हम गए थे। फिर वहाँ पे बॉब वुलमर का इंसिडेंट होना, तो जब भी उस वर्ल्ड कप को याद करता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग आज भी जो है ना वो घबराहट हो जाती है, क्योंकि बॉब वुलमर का इंसिडेंट, उसके बाद जो टाइम गुजरा, जो दिन गुजरे हमारे वहाँ पे, वो इतने मुश्किल दिन थे कि वो हम सो नहीं पाते थे। मतलब प्लेयर्स हर एक को अपना अपना कमरा मिला हुआ होता था, लेकिन 2-2, 3-3 प्लेयर करके सोते थे कमरे में, डर और खौफ की वजह से। मेरे ख्याल में मुशी भाई भी स्टोर पे थे, यूसुफ भी स्टोर पे था, ये भी आपको और डिटेल में बताएंगे। लेकिन मेरे नज़र में वो बड़ा मुश्किल टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट पे और हम प्लेयर्स पे। जी मुशी भाई, क्या जिस तरीके से बात अभी कर रहे हैं शाहिद आफरीदी साहब, मुश्किल वक्त है, एक तो टीम हार गई, फिर नाखुशगवार वाक़या हो गया बॉब वुलमर की इंतकाल का, तो किस तरीके से आप इसको बयान करेंगे? मुश्किल वक्त था, किस तरीके से इससे आप निकले और क्या ख़ास मुश्किल पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक सबसे पहले तो पाकिस्तान से निकलते ही हमारी मुश्किलात शुरू हो गई थी। इफ़ यू रिमेंबर, आसिफ का और शोएब अख्तर को बैन हो गया था, वो जो भी उनका जो टेस्ट निकाला गया पॉजिटिव आए थे। उसके बाद शाहिद नहीं खेल रहा था मैच, ओबियसली शाहिद को 2 मैचों का बैन था। वहाँ पे पहुँचे तो अज़हर महमूद फ़्लाइट लेके अभी पहुँचा ही था एक दिन पहले, वही खेलना। बहुत सारे हैसल्स चल रही थी उस टूर के ऊपर, और ये बिकॉज आई वॉज अ प्लेयर लाइक असिस्टेंट कोच ऑल्सो टू बॉब वुलमर। अब ये सारा सीन जो हो रहा था ना, तो बॉब वुलमर वाज अ वेरी फर्स्ट कोच जो ऐसा कोच था जिसने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था। जो लैपटॉप, जब हमें उनको बेचारे को क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है पाकिस्तान में कि जी लैपटॉप खोल के बैठ जाता है, दुकान खोल के बैठ जाता है और इसको आता कुछ नहीं है, बट ही वाज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। वो नेट प्रैक्टिस को 4 घंटे की प्रैक्टिस को 2 घंटे में इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता था। उस वक्त ये प्रोफेशनलिज्म मेरे ख्याल पाकिस्तान एशिया में तो नहीं आई थी। तो हमारे लड़के जैसे यूसुफ थे, ये सुपरस्टार बन चुके हुए थे, शायद यूनुस, ऑल जितने भी खेल रहे थे ये सारे सुपरस्टार बन चुके। इनको मैनेज करने के लिए फिर सोने पे सो आ गया। इंजी का अपना एक बहुत अपना स्टेटस था, उसका अपना एक पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, बट ही वॉज अ वेरी गुड कैप्टन बिकॉज ही यूज्ड टू लुक आफ्टर। सो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हुए थे 2007 में जब हम जमैका पहुँचे।
बॉब वुलमर का उस मैच से पहले आयरलैंड का, जैसे यूसुफ ने क्रिकेट की बात तो कर ही दी है, हमारा कम्बिनेशन हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि उस मैच से पहले मैं 2 घंटे तक मेरा बॉब वुलमर, मैं और इंजी सोच रहे थे कि दानिश कनेरिया को खिला देना चाहिए क्योंकि शाहिद तो खेल नहीं रहा था। अब जो यूसुफ ने जो बात भी, घास इतना था, नमी इस पिच पे इतनी थी कि अभी अजहर महमूद अभी पहुंचा ही था वेस्ट इंडीज और टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, जेट लैग हुआ था। हमने कहा यार इस पिच के ऊपर ना अजहर महमूद को खिला देते, दानिश को नहीं खिलाते, क्योंकि दानिश इस पिच के ऊपर स्पिनर का फ़ायदा नहीं होना। अब वो इफ़ आई लुक बैक, हम 2 घंटे तक इस डिसीजन के ऊपर फंसे रहे कि किसको खिलाना चाहिए। उसमें लगता था कि लेग स्पिनर जो है वो शायद विकेटें ले ले, इस विकेट पे भी ले गए। खैर, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि सारे पाकिस्तान छोड़ते ही शुएब अख्तर, आसिफ, फिर शाहिद अफरीदी, फिर ऑल दोज थिंग्स, यू नो, अब्दुल रज़ाक था, वो भी इंजर्ड हो गया। अब ये सारे, इसके ऊपर बॉब की हेल्थ ठीक नहीं थी। बहुत लोगों को कब पता नहीं है कि बॉब को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम था। वो हर रोज स्विमिंग करते थे अपने इस बीमारी के लिए, यू नो, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने, और वो रात को जब सोते थे ऑक्सीजन लगा के सोते थे और अपने ऑक्सीजन वो मशीन को कैरी करते थे अपने बैग के अंदर। सो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इसके ऊपर तो मैं अभी जाके आगे बताऊंगा, आई डोंट वांट टू गो लॉन्ग, कि बाकी लोग भी बैठे हैं। अक्यूज़ किया गया मुझे और इंजमाम को कि इसके मर्डर के, बॉब वुलमर को कहा गया जी मर्डर किया गया है, और इसके ऊपर मुश्ताक अहमद और इंजमामुल हक के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस थे हमारे ऊपर। सीरियस किस्म की अक्यूज़ किया गया था हमें कि जी उसके फ्लोर के ऊपर एक लंबे कद वाला, एक छोटे कद वाला फिर रहा था। तो ये सारे एलिमेंट पीजे मीर साहब हमारे मीडिया मैनेजर थे उस वक्त, इनको पता है। हमारे जो मैनेजर थे तलत साहब, उनको पता है। एज शाहिद सेड, यकीन करें कि तलत साहब इतने मैच्योर आदमी, वो भाग के आए और आके कहते मैं तो अपने कमरे में सो नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कमरे में खून के धब्बे मुझे नजर आ रहे हैं। इतना मेंटली हम जो ना इतना डिप्रेशन में चले गए थे लड़के। और जब कमरों की बात कर रहे हैं, इंजमाम सो ही नहीं सकता था अकेला, मैं और इंजमाम और मेरा ख्याल शाहिद और यूसुफ, ये सारे लोग 3-3 4-4 लड़के मैट्रेस नीचे बिछा के सो रहे थे। इतना मुश्किल टाइम था उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेटर्स के ऊपर और पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। जब हम वापस आए, ये सिलसिले तकरीबन महीना चलता रहा, स्पेशली मेरे साथ। तो काउंटी क्रिकेट में गए हैं, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं कि जी व्हाट हैपेंड टू बॉब विल्मर, आर यू पार्ट ऑफ दैट यू नो मर्डर और समथिंग, इस तरह के सवाल सुनने पड़ते थे। यहाँ पे घर पे आया, मैं ब्रेक लेके काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए ब्रेक लेके आया कि यार मैं मेंटली ऑफ कर लूँ। मैं घर आया हूँ तो घर के सामने कैमरे वो लगे हुए सारे, जी आपको देख रहे हैं जी कि मुश्ताक अहमद घर में क्या कर रहा है। जस्ट इमेजिन कि मैं ब्रेक लेने अपने घर आया हूँ तो यहाँ पे भी सुकून नहीं था। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, अल्लाह ने बहुत मुश्किल वक्त था। सवेरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बढ़ते हैं। सवेरा, आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल होंगे 2007 के वर्ल्ड कप को लेकर, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, तो ओवर टू यू। लारा से पूछना चाहूँगी, 2003 से लेके 2007 तक की जब बात करते हैं, बीच में ये जो टाइम फ्रेम था, उस बीच के टाइम फ्रेम में वी हर्ड ओवरहॉलिंग, जी ओवरहॉलिंग होगी अब टीम की, अब चीज़ें चेंज होंगी, तब्दील होगा, इंजी भाई ने जिम्मेदारी ली, ठीक है, आई विल कैप्टन द साइड। ये जो पूरा टाइम फ्रेम था 2007 के वर्ल्ड कप पे जाने से पहले के जो आखिरी कुछ महीने थे, क्या वहीं से वो स्ट्रेस टेंशन शुरू हो गई थी जो पूरी आप लोग कैरी करके 2007 के वर्ल्ड कप में लेकर गए थे? अच्छा सवेरा, आपका सवाल बहुत कम मुझे समझ आया है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी 2007 से पहले हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त बन गई थी, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज भी बहुत अच्छी चल रही थी और एज ए टीम हम हर जगह जीते जा रहे थे। इंडिया जैसी सीरीज़ भी जीत के आ गए थे माशाल्लाह, टेस्ट वनडे की। तो टीम बहुत अच्छे फॉर्म में थी और हम बड़े कॉन्फिडेंस। लेकिन जो मुशी भाई ने बताया कि शुएब, आसिफ, देन अजहर महमूद, रज़ाक, फिर माइसेल्फ, हम लोग टीम का हिस्सा ही नहीं थे, खेले ही नहीं, मैच ही नहीं खेले। तो वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से, जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं कि वो टूर का स्टार्ट ही हमारा अच्छा नहीं हुआ। तो जो मैं आपका सवाल समझ सका हूँ उसका जवाब यही बन रहा है मेरा। ठीक है पीजे मीर साहब, जो सारी सूरत हाल अभी मुशी भाई ने भी बयान की है, क्या माहौल था? उस माहौल से टीम को निकालने के लिए, लड़कों को निकालने के लिए जो बोर्ड था, जो मैनेजमेंट थी, उसने फिर क्या किरदार अदा किया? देखिए ना, जब हम उठे, जब मैच हारे, तो सुबह मैं, तलत और बॉब सुबह 7 बजे 6-7 बजे नाश्ता करते थे। ठीक। तो उस दिन बॉब नहीं आया, तो मैंने कहा यार ये किधर है? हमारा प्लान था कि जाए फिरें शरें। तो मैंने कहा चल तू सो जा, मैं भी। तो 10:30-11 बजे हम चलेंगे। तो मुझे तलत की कॉल आई कमरे में, ओए इधर आ जा, वो बॉब को कुछ हो गया। मैं कहा सो जा यार, मजाक ना कर।
तो कहता नहीं नहीं आ जा। मैं नीचे गया हूँ तो मुश्ताक, इंजी और ये मेरे ख्याल यूसुफ भी शायद हाँ, तो असद हाँ, लो जी ये खड़े थे कमरे के बाहर। मैं अंदर गया तो एक औरत और एक आदमी था उधर। तो मैंने, बॉब का मुंह खुला हुआ था, लेटा हुआ, तो मैंने कहा गिव हिम ऑक्सीजन। वो कहते हैं ही स्टेबल। मैं कहा ही इज़ नॉट स्टेबल, गिव हिम ऑक्सीजन। मैं अंदर गया तो बाथरूम के अंदर उल्टियाँ थी शीशे के ऊपर और नीचे सारा बहुत। तो नथिंग हैपेंड। इन द मीन टाइम एक आए बंदे, वो स्ट्रेचर पर डाल को उसको बॉब को ले गए। तो ये हस्पताल गए तो एक डिटेक्टिव आया था। तो डिटेक्टिव जब आया तो वो हमें ले गया साथ। तो मैं और तलत हम हस्पताल चले गए। तो हम वेट कर रहे हैं तो भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो वो जेल थी आईसीसी की। तो उसने कहा वी गॉट सम बैड न्यूज़। मैं कहा व्हाट इज़ इट? कहता है बॉब इज़ नो लॉन्गर विद अस। तो इट वॉज अंडरस्टूड। मैंने तो देख लिया था बॉब, आपने भी देख लिया था, लेटा हुआ था बिल्कुल वो। हमने तो ये सॉरी टू कट यू, हमने जब शाहिद, मैं और इंजी जब उसके कमरे में घुसे हैं ना, तो क्योंकि बॉब का क्योंकि पेट ज़्यादा था, फूला हुआ था, मतलब पेट उसका ज़्यादा था, तो जब वो लेटा हुआ था तो उसका पेट साफ नज़र आ रहा था। एंड जब आप इवन अनकॉन्शियस भी होते हैं या आप जिंदा होते हैं तो समहाउ द अदर आपके पेट से आप अंदाजा कर सकते हो कि आप ब्रीथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो सांस से पता चल रहा था। तो जब काफ़ी कुछ मिनट हम उधर रुके हैं तो व्हेन वी डिडंट सी दैट स्टमक इज मूविंग ना, वी न्यू दैट, हमें पता चल गया था कि ये अल्लाह को प्यारा हो गया। ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने, इसने तलत ने कॉल किया तो उन्होंने कहा न्यूज़। मैंने कहा नहीं, पहले चेयरमैन से परमिशन लेके फिर न्यूज़ जाएगी। तो या वहीं था। तो या ने कहा क्या हो? मैं कहा यार तुझे मैं दूंगा, सबसे पहले न्यूज़ तोड़नी नहीं है जब तक जेल को उसकी बीवी को हम रिपोर्ट ना दें कि बॉब चला गया। खैर तलत ने बता दिया। फिर उसके बाद न्यूज़ पहले निकल गई। फिर ये जो कंस्पिरेसी थेरी, उधर से हमारे पुराने क्रिकेटर कोई जी मैच फिक्सिंग हो गया, वो बुकियों ने मार दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, वो चलता रहा। और ये मुश्ताक इज़ राइट, ये अपने कमरे में जा रहा तो वहाँ वो स्टार टीवी ने लगा दिया जी मुश्ताक ये फलाना ये। दोपहर को ये, शाम को मेरे पे। बिल्कुल ठीक। मुझे वो इंटरव्यू के व्हाई डिड यू मर्डर? मैं कहा व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग? वो उन्होंने फिर हर किस्म के इल्ज़ाम लगाने शुरू किए। बिल्कुल। तो फिर वहाँ अस्पताल में डॉक्टर शिशाया थे। तो डॉक्टर शिशाया ने कहा, हमने कहा बॉडी पे हम दे दो, हम ले जाते हैं। उन्होंने कहा जी बॉडी नहीं होगी, इसका पोस्टमार्टम होगा। ओके। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए रुक गया, हम भी रुक गए। पोस्टमार्टम के बाद फिर ये जो न्यूज़ आई उन्होंने हमें भी रोक लिया। और फिर हमें नीचे ले गए, वो क्या वो होटल के स्वाब्स करो, वो स्वाब शॉप हो गए। तो डीएनए टेस्ट वगैरह, डीएनए टेस्ट सारा उधर उन्होंने करा। तो फिर बड़ी टेंशन पड़ गई। एंड इतनी टेंशन पड़ी कि बहुत टेंशन हुई। एक इसको आगे बढ़ाएंगे, यहीं से आपकी जो सिलसिला है गुफ्तगू का, एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। वक्फे के बाद आएंगे और फिर बॉब वुलमर के साथ जो हुआ और उसके बाद जिन मुश्किलात का सामना पाकिस्तान की टीम को करना पड़ा, उस पर बात करेंगे इस वक्फे के बाद। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदेद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं 2007 के उस वर्ल्ड कप की जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नाखुशगवार वाक़यात और यादों से भरा पड़ा है। पीजे मीर साहब, आप बयान कर रहे थे कि जब बॉब वुलमर का इंतकाल हुआ उसके बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल, जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जहनी तौर पर बड़ी शिद्दत तकलीफ़ से गुजरना पड़ा और जिन मामलात को बहसीत मुंतज़िम आपको वहाँ पर देखना पड़ा। लेकिन जी जब ये डीएनए के लिए नीचे ले गए उस वक़्त तो अपना यूनुस खान तो बिल्कुल ही लॉस्ट इट, ही वाज वेरी एंग्री कि मैं नहीं करवाऊंगा, ये नहीं। फिर उसको समझाया कि भाई करना पड़ेगा। उन्होंने ये नहीं कि हमारा सबका करवाया था, वेस्ट इंडीज़ का भी हुआ था। तो डीएनए सारों का था, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा सीरियस एक चीज़ है। एक तो रूमर फैक्ट्री जो होती है वो अगर आई थिंक मुश्ताक याद है यूसुफ को, ट्रिनिडैड में हम थे तो किसी ने को मैन्यूस्क्रिप्ट ला के दिया था बॉब को। तो उन्होंने कहा था जी ये बुक ही लेके आए हैं, पता नहीं क्या स्टोरी बन गई है, और उन्होंने बॉब का कुछ कर दिया क्योंकि जहाँ हम ठहरे हुए थे ट्रिनिडैड में। लेकिन देयर इज़ नथिंग टू इट, उसकी बुक आई थी। इधर आके वो ऐसा, वो कहते हैं ना स्टॉर्म इन ए टी कप, क्या आप अंदाज़ा नहीं लगाते। और इसको पूरा कैपिटलाइज किया था इंडिया ने, टोटल कैपिटलाइज।
और ये लड़के, ये सही कह रहे हैं मुश्ताक, ये सारे टेंशन में आ गए थे, यार ये क्या हुआ है, किसने किया है, क्यों हुआ है, और इट वाज एब्सोल्युटली यू नो रुक गए। फिर जो अच्छी एक छोटी सी बीच में चीज़ आई, आपने यूसुफ को देखा है, वहाँ रो भी रहे थे ये कि वो जमैका की प्राइम मिनिस्टर आई तो एक कमरे सारी टीम को मिली, आके तसल्ली दी, यू नो कॉन्फिडेंस दिलवाया, एंड इट वाज अ वेरी सैड अफेयर। फिर मैंने एक रिमेम्बरेंस करवाई थी बॉब के लिए, परले कमरे के अंदर जाके, यू नो सबको बुला के कि भाई एक रिमेम्बरेंस करें जिस तरह अंग्रेज़ करते हैं, तो हमने बॉब के लिए किया। तो जो कुछ लड़के टीम कर सकती थी वो हुआ, किया। लेकिन जो इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस, हम जब लंदन आए, लंदन में मीडिया ने पकड़ लिया सारा, उसको जाके फिर मैं कहा यार ये क्या, तो लड़कों के पीछे तुम लग गए हो, दे हैव नथिंग टू डू विद इट, दे वर नॉट इवन देयर, एंड यू नो व्हाई आर यू डूइंग इट। खैर स्काई पे, BBC, ये वो सारा ठंडा करके उनको फिर हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बाय द वे वो कॉर्नर की रिपोर्ट अभी भी ओपन वर्डिक्ट है, केस क्लोज नहीं हुआ, ओके, अभी भी ओपन वर्डिक्ट है वो। तो वो उनका डिप्टी कमिश्नर था मार्क शील्ड्स, जो कि इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो अंग्रेज़ है, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, एंड आप अंदाज़ा लगाओ, नो वन कैन फाइंड आउट कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इतना मैं आपको बताऊं, जब मैच ख़त्म हुआ पाकिस्तान को स्लो रेट पे फाइन हुआ, तो इंतज़ाम चला गया उधर। तो मैंने बॉब को मैंने कहा बॉब कम विद अस, तो कहते नहीं आई विल गो विद द बॉयज़, तो ये चला गया। जब अंदर आए तो मीडिया ने पकड़ लिया, तो जो नज़र आया मैंने कहा आप तो भागो, मैं जवाब देता हूँ। करा के फिर वहीं जो मुश्ताक अभी बात कर रहे हैं, वो अंदर गया तो इसका नाम आ गया, कोई इधर गया उसका नाम आ गया, उन्होंने पूरी ये गेम शेम ये की। और बॉब वाकई बड़ा डिसअपॉइंटेड था कि हम ग्राउंड पे खड़े हुए, तो वो कहता है लुक दिस इज़ व्हाट आई कुड डू एंड आई डिड माई बेस्ट। और ये जिस तरह यूसुफ कह रहे हैं बिल्कुल सही है, नहीं खेले यार, अच्छा क्या हो गया, क्रिकेट ही है ना। कि ड्रेसिंग रूम में मुझे याद है कि ड्रेसिंग रूम में वो एक एक लड़के के पास जाके, बीइंग अ मैनेजमेंट, वो हेड कोच था, मैं असिस्टेंट कोच था उसका, तो हम एक एक बंदे के पास जाके, क्योंकि बहुत लड़के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए थे, मतलब सारे तकरीबन ये देवर मतलब डाउन, बिल्कुल कि ये क्या हो क्या गया, कोई सोच भी नहीं सकता था ना। ठीक। तो मगर बॉब का उस दिन ऐसा एटीट्यूड नहीं था कि वो लड़कों को उठा रहा था उस वक्त। मगर ये जो आप मार्कशीट की बात कर रहे हैं, ये ससेक्स का जो हमारा कोच था मार्क रॉबिन्सन, उसका दोस्त निकला। तो अब महीने बाद पता चला, जो इन्होंने कहा ना कि जी केस अभी तक ओपन है, तो मार्क शील्ड के बारे में उसने कहा कि जी लुक मुशी इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, क्योंकि ससेक्स वालों को पता चल गया था कि मैं बहुत मेंटली अपसेट हूँ, तो उन्होंने मुझे ब्रेक भी दी, 2-3 मैच भी छुड़वाए मुझसे कि वापस आके लंबा सीजन है, इसका माइंडसेट फ्रेश चाहिए। तो उसने कहा मार्क शील्ड से लेट मी स्पीक टू मार्क शील्ड, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बट क्या करता है ये मार्क शील्ड का थोड़ा सा उसने बताया, बैकग्राउंड बताया कि ऐसा केस कोई भी होना, चाहे वो कोई चीज़ बिल्कुल सिंपल भी हो, ये हाइप क्रिएट कर देता है, मर्डर का डाल दिया इसने सिर्फ अपने नाम को बनाने के लिए, तो फिर कहता है कि लेट मी स्पीक टू हिम, लेट्स सी व्हाट वी कैन। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यूसुफ भाई एक लास्ट ऐड कर दीजिएगा। हमने एक और चीज़ क्रेडिट जो आइलैंड को भी देना चाहिए कि फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त की थी, और ऐसा लग रहा था कि सारे अशारी हमारे मुखालिफ जा रहे हैं। कोई चांस उन्होंने, जो हाफ चांस था उसे फुल चांस में उन्होंने कंप्लीट किया, उसके बाद कोई कैच मिस नहीं किया। अच्छा, ये कुदरत की तरफ से हमारी जीत भी नहीं लिखी हुई, बिल्कुल ऐसे तमाम इशारे बिल्कुल ही आप समझे कि बॉटम की टीम, अगर एक उस टाइम बहुत अच्छी टीम थी हमारी, हालांकि 4 बड़े प्लेयर टीम में नहीं थे, बिल्कुल बासब, अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, ये चारों नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जाएगा कि हमारी टीम उनसे फिर भी बहुत बेहतर थी। तो अल्लाह की तरफ से भी नामंजूरी थी कि हमारा जीतना। लेकिन ये जैसे अभी बॉब वुलमर की बात हो रही है, मैंने ऐसा कोच नहीं कभी देखा कि इतना बुरी डिफीट हमें हुई है, उसके बावजूद जिस तरह उसने प्लेयर्स के साथ अच्छे तरीके से बात की, और उसने अपना 99 वर्ल्ड कप का भी वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया वहाँ के, जब वो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे सेमीफाइनल, तो उस वक्त भी कह रहा है कि मैंने उस वक्त भी लड़कों को बैक किया था कि क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई, क्रिकेट आगे भी खेलनी है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने जो चीज़ें नहीं सही कर सके, इसको आगे बेहतर करना। इसीलिए मैं हालांकि मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता, बिल्कुल ही जिसने क्रिकेट ना खेली हो, वो कोच हो या कुछ हो, इस चीज़ में, लेकिन इसने बहुत कम क्रिकेट खेली हुई है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह वो उसका अंदाज था कोचिंग का, और जो उसको आइडियाज़ था, जो वो मैनेज करता था चीज़ों को, मैंने इससे अच्छा बंदा नहीं देखा आज तक। जैसा कि बॉब ने कहा था कि क्रिकेट जो है वो आगे भी खेलनी है, आगे भी बढ़ना है, तो हम भी आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इससे पहले देखें, ये जो बात कर रहे हैं ना, वो उस पर घास थी विकेट पे। अब
इंग्लिश का कोई भी क्रिकेटर, ये यूसुफ ने तो अपना मुश्ताक ने कोचिंग की हुई वहाँ, ये बच्चा होता है, ये सीम बॉलिंग को खेलता है, ये करता भी सीम बॉलिंग है और खेलता भी सीम बॉलिंग है, फंसता है वेरिएशन के अंदर। बस वो ये सही कह रहे हैं, वो डिस्कशन हुई नहीं हुआ, दानिश को अगर खिला देते मे बी अ वेरिएशन, सीम को वो अच्छा खेल गए एंड दैट वाज द डिफरेंस, सिंपल एज दैट। हालांकि 7-8 आउट हो गए थे उनके, आखिरी पार्टनरशिप के ऊपर उन्होंने रन्स कर लिए ना, बिल्कुल। मगर वो दानिश होता तो शायद हो जाता। खैर उसमें 2 चीज़ें अच्छी हुई, पॉजिटिव चीज़ें मैं बताता हूँ आप पूरे सीन के अंदर थोड़ी सी, कि इंडिया भी क्वालिफाई नहीं कर सका था, जिसमें हमारी बड़ी बचत हुई हमारी टीम की। इंडिया भी पहले ही क्वालिफाई से बाहर निकल गया था। और दूसरी खूबसूरत चीज़ पता क्या हुई, कि सिर्फ मीडिया का बॉब वुलमर की वजह से हम सारे फंसे रहे हैं, वो जो भी सीन था, मगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा जी पाकिस्तान नहीं जीते ना तो इंडिया भी कोई नहीं जीते। बिल्कुल। अच्छा सवेरा, अब आपकी जानिब बढ़ते हैं और इसके बाद 7 से लेकर हम 11 की जानिब बढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा पैनल अगेन हमारे साथ मौजूद है और हमने कैसे अपना ये सफ़र तय किया, ओवर टू यू। बिल्कुल, 2011 के मेरे ख्याल से पहले जो पैकेज है वो देख लेते हैं और फिर 2011 पे आगे बात करें। बिल्कुल ठीक है जी। 2011 वर्ल्ड कप, और 2011 के वर्ल्ड कप पे कब कहाँ पर क्या कुछ हुआ, बड़ा ज़बरदस्त वर्ल्ड कप रहा, लाला उसमें कप्तान थे। इस वाले से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप एक बार फिर एशिया के 3 मुल्कों में कराया गया। पाकिस्तान 2011 वर्ल्ड कप की मेजबानी से महरूम रहा। वर्ल्ड कप के मैचेस भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में कराए गए। 2011 वर्ल्ड कप की 14 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। ग्रुप ए में पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, कनाडा और कीनिया शामिल थे। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, आयरलैंड और नीदरलैंड की टीमें शामिल थीं। हर ग्रुप की 4 टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत शाहिद आफरीदी ने की। दीगर खिलाड़ियों में मिसबाउल हक, कामरान अकमल, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रहमान, अहमद शहजाद, असद शफीक, मोहम्मद हफीज, सईद अजमल, शुएब अख्तर, उमर अकमल, उमर गुल, वहाब रियाज, जुनैद खान और यूनुस खान शामिल थे। पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में रिवायती हरीफ भारत ने पाकिस्तान को 29 रन से हराया। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराकर दूसरी बार आलमी कप जीता। टूर्नामेंट में श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान ने सबसे ज्यादा 500 रन बनाए। पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी और भारत के जहीर खान ने 21-21 विकेटें हासिल की। रिपोर्ट आप लोगों ने मुलाहिजा की है, तो सवेरा आपकी जानिब बढ़ते हैं, आप ओवर टू यू। बिल्कुल मुशी भाई, जिस तरह आप कह रहे थे ना 2007 में तो चले हमारी भी शिकस्त हुई, इंडिया की भी शिकस्त हुई, तो ज़्यादा नज़ला हमारे ऊपर इसलिए नहीं गिरा बिकॉज हर दफ़ा ये होता था ना, नहीं जी इंडिया भी तो बाहर हो गई जल्दी, एक साथ ही नॉकआउट होकर बाहर निकले थे। बट क्या टर्न अराउंड हुआ 2011 में, दैट एक टीम जो कि नॉकआउट से निकल गई थी वो चैंपियन बन गई 2011 में, इतना बड़ा पुश मिला 2007 से 2011 में। आई थिंक स्वेरा, उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेली। हम भी क्वालिफाई नहीं कर सके थे, इंडिया भी नहीं, मगर वो अगर सेमीफाइनल अगर देखा जाए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं नॉर्मली ऐसी बात करता नहीं हूँ, मगर उस दिन मुझे टेक्नोलॉजी के ऊपर ना, DSR के ऊपर ना मुझे डाउट आए हैं। जो सईद अजमल की बॉलों पे LBW सचिन तेंदुलकर को दिखाया गया ना, वो मुझे डाउट है उसके ऊपर। जो हमारे कैचेस 3-4 कैचेस भी बड़े, हालांकि यूनुस खान सबसे अच्छा फील्डर है, क्या वो कैच छोड़ता ही नहीं है, उससे कैच छूटे। इसके बावजूद जब सचिन के 2-3 दफ़ा LBWs हुए हैं और उसने रिव्यू लिए हैं, पाकिस्तान ने रिव्यू लिए और लेग स्टंप मिस करते हुए दिखाया गया, जबकि हम क्रिकेट जो भी क्रिकेट खेलने वाले थे वो कहते थे कि किस तरह पॉसिबल हो सकता है। तो पाकिस्तान टीम और इंडिया की टीम हमारी कंडीशन के ऊपर, जो 2011 की जो आप बात कर रही हैं, दोनों टीमों ने क्वालिफाई नहीं किया, सेमीफाइनल में आगे पाकिस्तान उनसे हारा। हम सिर्फ, मुझे लगता था कि हमारे साथ थोड़ी सी लोकल जो टेक्नोलॉजी, जो क्योंकि मैन है ना, मैन मेड है, तो मैन मेड तो somebody कैन एक्चुअली डू समथिंग। मुझे याद है शान मसूद का एक दफ़ा UAE में LBW दिखाया गया था, जबकि बॉल पड़ के बाहर जा रही थी और उन्होंने अंदर करते दिखा दिया था स्विंग, और फिर बाद में उन्होंने कहा था, ICC के मैच रेफरी ने कहा था वी मेड अ मिस्टेक। सो उस मैच में भी मुझे लगता है कि DRS के अंदर मिस्टेक्स हुई हैं, वरना पाकिस्तान ने उस वक्त, वहाब रियाज ने जो 5 विकेटें ली शुएब अख्तर की जगह खेलते हुए, वो 5 विकेटें लेने के ऊपर पाकिस्तान ने कम बैक कर लिया था। और उसके बावजूद मिसबा जिस तरह बाद में थोड़ा लेट स्टार्ट हुए, अगर वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट होते तो पाकिस्तान के पास बहुत चांस थे। एंड आई बिलीव दैट कि अगर वो थोड़ा सा पाकिस्तान को एडवांटेज मिलता तो पाकिस्तान कुड बी अ विनर ऑन दैट। वो रिव्यू का यूसुफ भाई एक मरतबा तो अकल दंग रह गई कि ऐसा ये मुमकिन कैसे है, और बड़े सवालात भी उठे उसके बाद। तो क्या अगेन टेक्नोलॉजी के अंदर गुंजाइश तो रहती है, और अगेन ICC का इवेंट है, ICC के इवेंट के अंदर इस तरह की जो हरकत मैं कहूँगा हुई, तो इस तरह सवालिया निशान तो उठते ही हैं।
देखिए ये जो अंपायर था ना गोल्डी नाम था इसका, इन गोल्ड। मैं काउंटी खेला 2011 में वॉर्कशायर से, तो एक मैच में ही अंपायर था। तो उसमें मेरी बात हो रही तो वो कह रहे थे मैं आज भी श्योर हूँ कि 100% ये आउट था, बल्कि 200%। उसने उस वक्त भी कह रहे ये मुझे नहीं समझ आई ये कैसे इन्होंने आउट नहीं दिया। ये तो जैसे मैन मेड ये कह रहे हैं कि वो भी हो सकता है। मेरा उधर आउट दे दिया था, रन आउट 2005 में दिल्ली में हम वनडे खेल रहे थे, छठा वनडे था हमारा, मैं अंदर था तो थर्ड अंपायर ने रन आउट दे दिया अंदर पे। बॉलर में बेचारा ड्रेसिंग रूम से यूं कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने आउट दे दिया। कुछ कर नहीं सकते आप इस पर, अंपायर्स हैं, आईसीसी के रूल्स हैं, आप पे फाइन भी हो सकते हैं। अभी तो बात कर सकते हैं, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। एक चीज़ अभी सवेरा ने जो पूछी है उस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर करूँगा कि इंडिया भी बाहर हुआ 2007 में, हम लोग भी बाहर हुए। इंडिया ने फैसले सही लिए, हमने फैसले सही नहीं लिए थे। उन्होंने धोनी कप्तान बनाया, हम में से वैसे तो अपनी बात नहीं करनी चाहिए थी, ऑटोमेटिकली चॉइस मेरी थी, क्योंकि मेरी जितनी परफॉर्मेंस थी, जितनी मैंने क्रिकेट खेली हुई थी। लेकिन चलो मुझे नहीं बनाना, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम लग रही है किसी को, शायद अफरीदी था आपके पास उस वक्त, यूनुस खान था, आपने किसी को नहीं बनाया, ऐसे बंदे को बना दिया जो टीम में नहीं आ सकता था अगर वो कैप्टन ना बनाते। यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। ठीक, धोनी बहुत बड़ा प्लेयर था, इसलिए उन्होंने उसको बनाया, चाहे यंग था लेकिन प्लेयर था। ठीक, देखें जो लोग होते हैं ना जिन्होंने डिसीजंस लेने होते हैं, उनको क्रिकेट की अगर समझ ना हो, ये 2007 की जब इंजी भाई बाहर हुए हैं, तो उन्होंने धोनी बनाया, हमने जो बनाया, तो फिर यही रिजल्ट आने थे इस तरह। देखिए जैसे ही अफरीदी के हाथ में टीम आई, टीम बेहतर होती गई ना। जो प्लेयर होगा, जो मैच विनिंग जिसमें क्वालिटीज़ होंगी, एबिलिटीज़ होंगी, वो टीम को लीड करते हैं। आपने हमेशा देखें, मैंने तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं देखा कि जो टीम में न डल रहा हो कप्तान बन जाए, लेकिन आखिरी 1-2 बार ऐसे हुआ है। यूसुफ भाई, जब कतर कलामी के माज़े जब कप्तानी का ये फैसला हो रहा था, जो सीनियर प्लेयर्स थे टीम के, क्या उनसे मुशावरत नहीं की गई, बातचीत नहीं की गई, और ये फैसला अगर नहीं हल किसी से भी बात हुई? ये हमारी जो यूसुफ कह रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा ऐसा होता है, ये हर वक्त नहीं, ऐसा होता है कई दफ़ा कि हर सीनियर प्लेयर को ये आस लगा दी जाती है पीसीबी की तरफ से कि वी आर लुकिंग एट यू, कि मे बी वी आर मेकिंग यू कैप्टन। सो वो फिर सारे अपना सोचने लग जाते हैं। सही, ये सिस्टम जो यूसुफ कह रहे हैं ना कि इसमें फैसले आपने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड करने होते हैं कि ये आपका कप्तान है, शाहिद का आपका कप्तान है, अगले 4 साल तक ये आपका कप्तान रहेगा। इसके ऊपर सोच बचा के यूसुफ आया, जो भी XYZ जो भी कप्तान बनाना है, टीम को बिठा के उसको पूरा ऑनरशिप लेके फिर डिसाइड करें, ताकि सारे उसकी ऑनरशिप लें। अच्छा, ये 3-4 ऑप्शन खुली थी आपके पास। अफरीदी 96 का प्लेयर खेल रहा था, यूनुस 2000 से आया, मैं 98 से खेल रहा था, वो सारे परफॉर्मर थे। हमेशा वो लीड करता है जो परफॉर्मर हो। सवेरा आप कुछ कह रही हैं? हाँ, मुशी भाई जिस तरह बात कर रहे हैं ना, ये वाकई ये हमारे एक कल्चर है। अभी मुझे 2-2.5 साल पहले शायद याद है, सेठी साहब ने जो है वो इमाद वसीम के कंधे पे हाथ रख के कह दिया था ये हमारा अगला कप्तान है, और इस वक्त इमाद वसीम जो है वो तीनों फॉर्मेट भी नहीं खेलते हैं। तो ये पहले से जो मैनेजमेंट शुरू कर देती है ना मसला, वो उसकी वजह से मेरे ख्याल से टीम में ज़्यादा इशूज़ हो जाता है। और ये हमारे साथ हुआ ना, जो 2003 का जो वर्ल्ड कप में हमारे वकार कप्तान थे। अगर वकार जैसा चैंपियन क्रिकेटर तो पाकिस्तान में बहुत कम पैदा हुए, मगर हर बंदे को ये कह दिया गया था, मुझे लगता है अल्लाह कभी बेशी माफ़ फरमाए, कि यू विल बी द कैप्टन, यू विल बी द कैप्टन। अब ये एक इंसानी फितरत है कि जब आप कैप्टनसी का किसी को लारा लगा देते हैं, ये इंसान की फितरत है। लाइक यू थिंक अगर ये फेल होगा तो मेरी बारी आ जाएगी, और 6 बंदे ये सोच के बैठे हों और 6 के 6 को ये मैसेज पहुंचा हो कि तुम बनोगे, तुम बनोगे, तुम बनोगे, तो कौन है जो बंदा थोड़ी बहुत 19-20 जो परफॉर्मेंस होती है, तो वो बजाय जीतने के, मैच जीतने के, सोचने के, वो ये आस लगा के मैं अगला कैप्टन बनूंगा। पहले बोर्ड करता था, अब मीडिया पे भी काम शुरू हो गया है। मीडिया पे भी बात करें शायद 2007 से पहले की थी, उस वक्त तो ये हुई नहीं, बात ही नहीं है। डायरेक्ट उसको अल्लाह के बंदों ने, मैं बता रहा हूँ 3-4 प्लेयर तो ऐसे थे इजी, आराम से खुली ऑप्शन। सही, मैं तो ऑटोमेटिकली चॉइस था। अच्छा, जैसे भी इसकी वजह क्या समझ आती है आपको, क्यों ऐसा किया गया कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको एक तरफ उनको मैनेज करना ज़रा मुश्किल है, बातचीत करना, ऐसी बात है ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मीडिया की पर्सपेक्शन है, या बोर्ड में कुछ ऐसे उस वक्त लोग होंगे जो
उनको गलत गाइड कर रहे होंगे। सही। कभी ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऐसे प्लेयर्स को किसी को बना दें जो घर सोया और चलो ये कप्तान टीम में भी ना हो। ठीक। अच्छा, एक और बात यूसुफ भाई जहन में आती है, गड़बड़ है ना, सीधी गड़बड़। एक और बात जहन में आती है यहाँ से, कप्तानी का मसला पाकिस्तान में हमेशा से, जैसे कि अभी हम जिक्र करें, डिस्कशन हमारी चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि जॉर्ज बेले जो उन्होंने डेब्यू किया T20 इंटरनेशनल का, तो एज कैप्टन वो आ गए। ग्रेम स्मिथ बड़े यंग, उनको कैप्टन बना दिया गया था। और उसके बाद हमने ये देखा कि बाकी टीम की जानिब से भी सपोर्ट उस तरीके से मिली। हमारे यहाँ क्यों इतने मसाइल पैदा हो रहे हैं? आप ये देख लें, ये प्लेयर ग्रेम स्मिथ का आपने नाम लिया, रिकॉर्ड निकालेगा डेफिनेटली, वो तो अच्छा होना है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई यंगस्टर कप्तान नहीं बन सकता, बनाएं क्यों ना, प्लेयर भी तो हो ना। आपने धोनी को बनाया, यंगस्टर था ना, वो प्लेयर था, उसने टीम कहाँ ले गया वो। बिल्कुल, और पूरे टीम को यही देख रहे, मीडिया को बात समझ नहीं आती, खेल की सलाहियत बात करनी, किस प्लेयर की बात करनी, किसकी नहीं। जी जी, पहले मुआवजा करना चाहिए कि प्लेयर कौन है। हमारा मकसद है इसकी डिस्कशन करना ताकि क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि सवाल उठते हैं। आपसे अर्ज कर रहे हैं कि नहीं, और प्लेयर के साथ साथ देखिए हर जगह का एक डिफरेंट कल्चर है। एग्जैक्टली, नहीं, हर जगह का एक डिफरेंट कल्चर है। और ऑब्वियसली जब हम पाकिस्तान के कल्चर की बात करते हैं, यहाँ बहुत मुश्किल होता है कि सीनियर्स जो है वो किसी जूनियर के अंडर खेलें या किसी ऐसे प्लेयर के अंडर खेलें जिसने कम खेला हुआ। ऐसी बात नहीं, कम खेलने की बात नहीं, अच्छा खेलने की मैं बात कर रहा हूँ। क्रिकेटिंग एबिलिटी जो है, आप यंगस्टर कोई अच्छा है, अच्छा प्लेयर है, उसको खिलाएं, उसको कप्तान में कोई मसला नहीं। ऑटोमेटिकली चॉइस तो हो ना टीम में। मैं बता रहा हूँ 2 कप्तान ऐसे हैं कि वो नहीं टीम में डालते थे, सही आए क्या कर सकते हैं। और मुझे भाई लास्ट कमेंट इस पर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ब्रेक की जानिब बढ़ना है कि 30 सेकंड बाद हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। ये जो मीडिया के ऊपर भी कप्तानी की जो दौड़ शुरू हो जाती है, पहले तो बोर्ड करता था, मीडिया के ऊपर भी हर कोई ट्वीट कर रहा है कि ये कप्तान, ये कप्तान, ये कप्तान, ये भी तो रोकना चाहिए। और जल्दी से, अगर आप 30 सेकंड है तो मैं जल्दी से बता दूं, मैं और एजाज भाई सारी जिंदगी रोते रहे हैं यार, ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस 100 एजाज भाई करें, 5 विकेटें मैं लूं और कप्तान किसी और को बना दें, तो हम कहते थे हमारे साथ नाइंसाफी होती है। हमारा एक्सक्यूज पता क्या होता था, हम जाके लोगों को मिलते ही नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन जवाब है जी। ठीक, कैसे आप इसी बात के साथ आज हम ब्रेक के जाने बढ़ते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने बात की है 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप की, और 2011 के हवाले से जो गुफ्तगू है वो इस वक्त जारी है, जिसके बाद आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप के बारे में, और 2011 के वर्ल्ड कप के बारे में बड़ी डिटेल हमारी डिस्कशन हो चुकी है। लेकिन मुशी भाई, शोएब अख्तर लेजेंड क्रिकेटर और दुनिया क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम, उनका करियर 2011 के वर्ल्ड कप के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा था, तो उनके साथ आप खेले भी हैं, बड़ा नाम बनाया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनके हवाले से भी कोई याद, क्योंकि जब वो दौड़ते थे उनका रनअप भी अगले बैटर के ऊपर जो है दहशत तारी कर देता था। शोएब अख्तर से पहले हम बहुत लकी थे, स्पेशली मैं बहुत लकी था कि अंडर 19 लेवल से ही मैं वकार यूनुस के साथ खेलता आ रहा था। क्या बात। शोएब अख्तर ने भी अपने इंटरव्यूज़ में बहुत दफ़ा कहा है कि जी वकार भाई की वजह से मैंने क्रिकेट शुरू की। बेशक। और जो हुसैन बोल्ट है, आई थिंक उनका नाम है, जमैका, जो दुनिया का सबसे तेज़ तरीन स्प्रिंटर है, इंसान है, उसने भी जब उसको जमैका में किसी से पूछा कि व्हाट मेक यू इंस्पायर्ड टू बिकम अ रनर, यू नो, एथलीट बनने के लिए, उन्होंने कहा जी आई यूज्ड टू सी वकार यूनुस रनिंग, और वकार यूनुस को देख के मैं भागा करता था और मुझे अच्छा लगता था उसका भागना। क्या बात। अब ये शोएब अख्तर की जो बात आपने पूछी है, उससे पहले मैंने कहना बहुत लकी था कि वकार को देखा है। बस शोएब अख्तर आया, शोएब अख्तर टोटली डिफरेंट था, बहुत मुश्किल बॉलर था। मैंने जितने भी दुनिया के बैट्समैनों से पूछा उसके बारे में, मतलब इतने कि वो कह रहे हैं मुश्किल है, क्योंकि उसका एक्शन बहुत डिसेप्टेड था, क्योंकि वो आपके इंजी एक बहुत खूबसूरत बात करता होता है अक्सर, वो कहता है कि इस शोएब अख्तर की प्रॉब्लम हमें मुश्किल और भी कर देता है कि जब बैट्समैन जब पूरा अपना ट्रिगर पूरा कर लेता है और पूरा ट्रिगर करके गेंद को खेलने के लिए तैयार होता है, तो अभी ये इसका मोमेंटम अभी ख़त्म नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से हम स्टक हो जाते हैं। और पेस इतनी तेज़ थी। शोएब अख्तर, आई थिंक वकार यूनुस के अल्फाज हैं ये, वकार यूनुस हमेशा कहता है कि सबसे फास्ट तरीन जितना भी मैंने दुनिया में बॉलरों के साथ बॉलिंग की है, वो काउंटी क्रिकेट भी खेला, मैल्कम मार्शल से भी सबसे खेला, मगर कहता है शोएब अख्तर वाज द फास्टेस्ट, ये सबसे तेज़ तरीन बॉलर था। और शोएब अख्तर की जितनी इंजरीज़ नहीं है और जितना वो दिल का गुर्दे का तगड़ा आदमी था, जो 2005 की सीरीज़ थी, जो हमारे बैट्समैनों ने भी बहुत रन्स किए थे, मगर उसकी अकेले की बॉलिंग ने वो सीरीज़ भी जितवाई। एंड वो बहुत मतलब ही वाज अ मैच विनर बेसिकली। और एज आई सेड, यू नो, लाइक अनफॉर्चुनेटली वो अपनी फिटनेस की वजह से ज़्यादा पाकिस्तान को सर्व नहीं कर सके, मगर ही वाज अ मैच विनर सिंगल हैंडली। शोएब अख्तर से पहला किसी और आपने सवाल करना, आप लोगों से एक सवाल करता हूँ। जी जी। अभी ब्रेक से पहले और ब्रेक के बाद मुझ में क्या डिफरेंस है?
आप में हाँ जी, ग्लासेस। थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी प्रोएक्टिव। हाफिज़ा परेशान हो गए थे, अब यू कैन आस्क द अदर क्वेश्चन। ओके लाला, आपकी जाने बढ़ते हैं। और 2011 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, आप कप्तान थे और डिस्कशन हमारी जो चलती जा रही है, अभी हम शुएब अख्तर के हवाले से भी बात कर रहे हैं। एक तो 2011 वर्ल्ड कप के हवाले से आपकी क्या मेमोरीज हैं? पाकिस्तान ने 2007 का वर्ल्ड कप, उसके बाद पाकिस्तान ने ऐसा रिकवर किया कि हम बड़ा ज़बरदस्त 2011 का वर्ल्ड कप खेले, और जो सेमीफाइनल में हुआ वो सारी सूरत हाल भी डिस्कशन करेंगे, कुछ यादें, और कितना मुश्किल फैसला था उस अहम मैच से पहले शुएब अख्तर को ना खिलाना और एक नए लड़के वहाब रियाज के ऊपर ट्रस्ट करना, जिसने बाद में प्रूव भी किया, 5 विकेटें ली। देखिए 2011 क्योंकि 2010 से मैं कप्तान शुरू हो गया था बनना। कप्तान जब मैं बना तो बड़े एक मुश्किल, क्योंकि टीम को एज अ कैप्टन टीम को कंबाइन करना और जिन जिन एरियाज़ में आपको लग रहा होता है एज अ कैप्टन की एरिया वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। फिर एक कॉम्बिनेशन हमारा बहुत ज़बरदस्त बन गया था, एंड देन फिर अनफॉर्चुनेटली जो स्पॉट फिक्सिंग वाला हुआ, जो 3 मेरे मेन प्लेयर थे, जो 3 मेरे मैच विनर्स थे, वो नहीं थे मेरे साथ, एंड देन उनके बगैर मुझे वर्ल्ड कप 2011 में जाना पड़ा। ज़बरदस्त रहा वर्ल्ड कप, अच्छा था। बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे एज अ कैप्टन नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि नए लड़के दोबारा वही कॉम्बिनेशन, इसलिए आपके अगर एक मैच विनर हट जाए तो आपकी टीम को फ़र्क पड़ता है। तो आपके पास 3 मैच विनर थे। सलमान बट मेरा ओपनर, ज़बरदस्त ओपनर था, बड़ी अच्छी फॉर्म में था। मोहम्मद आसिफ सबको पता है, मोहम्मद आमिर सबको पता है कि आउटस्टैंडिंग फॉर्म में चल रहे थे, और या मेरी टीम की ये बैकबोन थे। लेकिन 2011 इनके बगैर गया, क्योंकि शुएब अख्तर, मैं चाह रहा था कि मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि जिस प्लेयर ने बहुत लंबा अरसा खेला है, बड़ी टॉप लेवल खेली है क्रिकेट, उसकी एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि शुएब अख्तर की एंडिंग जितना बड़ा वो प्लेयर था उतनी अच्छी एंडिंग नहीं हुई 2011 में, क्योंकि इंजरीज़ भी थी, उससे पहले भी उसको इंजरीज़ थी। लेकिन मैं कोशिश मेरी ये थी कि इसको मैचेस खिलाऊंगा, रेस्ट कराऊंगा, मैच खिलाऊंगा, रेस्ट कराऊंगा। लेकिन उस बेचारे ने स्ट्रगल किया है काफ़ी ज़्यादा, और मैं उसको कैरी करता रहा। 2011 वर्ल्ड कप की अगर सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में हम 180 में इंडिया को आउट कर देना चाहिए था, लेकिन वो एक टारगेट तक पहुंचे, एंड देन फिर हमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया। एक मुश्किल डिसीजन था शुएब अख्तर को बिठाना, एंड देन क्योंकि सिर्फ एक जब टीम कभी भी आप बनाते हो तो कप्तान, कोच, मैनेजर, सीनियर्स प्लेयर्स बैठ के टीम बनाते हैं हम लोग, तो उसमें यही था कि शुएब अख्तर, बड़ा मैच था, प्रेशर मैच था, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि 3-4 ओवर के बाद वो टूट ना जाए। 10 ओवर का गेम है, 10 ओवर बॉलर ने पूरे करने, तो हमें ऐसा बॉलर चाहिए था जो 10 ओवर कर सकता था। तो वहाब रियाज का डिसीजन था हमारा कि वहाब रियाज खेले, और वहाब रियाज ने जब खेला बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। वो सेमीफाइनल मैच हमें जीतना चाहिए था। लाला ऐड कीजिएगा, वर्ल्ड कप थ्रू आउट बहुत अच्छे खेले। ये भी ऐड कर दीजिएगा, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कैचेस, यूनुस भाई से कभी कैच ड्रॉप नहीं हुआ, बहुत रेयर है कि उनसे कोई कैच ड्रॉप होता, बड़े ज़बरदस्त फील्डर वो रहे हैं। उस मैच में कैचेस भी ड्रॉप हुए, और जो टेक्नोलॉजी जो सचिन तेंदुलकर का लेग बिफोर विकेट था, वो जिस तरीके से वो क्या मामला बना सारा, उस वक्त ग्राउंड में क्या सिचुएशन चल रही थी, बहसीत कप्तान आप क्या सोच रहे थे, ये सब कुछ हो क्या रहा है? देखिए बहुत प्रेशर था उस मैच का, ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना बड़ा प्रेशर था, गवर्नमेंट से इन्वॉल्व हो गई, मीडिया दिन रात, आई मीन कि एक ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किधर आ गए। अच्छा खासा श्रीलंका के अंदर हमारा वर्ल्ड कप चल रहा था, मैचेस जीते जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज सबको हरा के फिर हम जब इंडिया पहुंचे, एंड देन वो बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया क्राउड के सामने। देखिए मैच तो अब जीत गए थे एक तरीके से, लेकिन जब हमारे 1-2 आउट हुए और जिस तरीके से जो इंडियंस की बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है ग्राउंड के अंदर, उन्होंने हमें बिल्कुल ऐसा जैसे दबोच दिया, इसलिए कि हम पूरे मैच में 80-85% तो मैच में ऊपर ही थे। लेकिन हमारी जो शुरू की इतना अच्छा स्टार्ट था, हाफिज एंड देन कामरान अकमल, उनके आउट होने के बाद वो टीम नज़र आई है कि जिस तरीके से हर बॉल के ऊपर बैट्समैनों के ऊपर आना, पिच के ऊपर आना, बॉलर को सपोर्ट करना, वो टोटली ठक करके चेंज हुई है बॉडी लैंग्वेज उनकी। तो एक अच्छी याद थी। उम्मीद है कि आपने यही सवाल पूछा होगा जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। सवेरा आप भी कोई बात करना चाह रही? मैं लाला ये जो ऑब्वियसली जो बात जिस बारे में हुई है कि एक सेमीफाइनल में
ये तब्दीली करना कि नहीं जी शोएब अख्तर को बिठा के वहाब रियाज को खिलाना, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कप्तान के ऊपर। और जब कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, हमने वक्तन बात की कि कप्तान को टीम के लिए बहुत सेल्फिश होना पड़ता है। बाबर अभी इसी दो राहे पे कहीं खड़े में हैं, जहां हम अपने स्पिनर्स के लेकर बात कर रहे हैं कि वेदर गो विद सीनियर शादाब और वेदर ट्रस्ट उसामा मीर। मतलब एज अ कैप्टन, अगर कैप्टन टू कैप्टन टॉक हो तो आप उस फेज से गुजरे थे, आप अगर कोई सजेशन देना चाहेंगे उस हिसाब से तो। अच्छा सवेर, मैं जब कप्तान बना ना, ऑनेस्टली मैं आज आपसे दिल की बात कर रहा हूँ, मैं जब कप्तान बना तो मैंने अपने साथ एक वादा किया, क्योंकि टीम के अंदर मैं एक वाहिद ऐसा बंदा हूँ कि जो हर एक प्लेयर मेरे लिए बराबर था और हर एक से मेरी दोस्ती थी। मेरा अल्लाह से यही दुआ करता था कि अल्लाह गलतियां मुझसे होंगी लेकिन किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो मुझसे। ये मेरी कोशिश थी, मेरी दुआ थी अल्लाह से। और सबको, क्योंकि मैंने एज अ लीडर सबको साथ लेके चलना था। लीडर क्या होता है? लीडर यही होता है कि सबको इक्वली लेके चले अपने साथ। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा अहमद शहजाद को सपोर्ट किया या किसी और प्लेयर को, फवाद आलम को। सबने कहा लाला ये दोस्तियाँ कर रहे हैं, लाला का फेवरेट है, लाला को बहुत पसंद है, लाला के साथ होता है, तो जिसकी वजह से अहमद शहजाद या वो कुछ और प्लेयर उनको बहुत चांस दिए। देखिए वो नए मेरे टीम, मैं जब ये नया टीम में आया था तो मुशी भाई, विकी भाई, इंसी भाई, वसीम भाई, जितने भी थे इन्होंने मुझे अपने बहुत क्लोज कर लिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। नया लड़का था तो मैंने अपने सीनियर से सीखा हुआ था ये कि कोई नया लड़का टीम के अंदर आए तो उसका किस तरीके से ख्याल रखना है, उसको बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह। तो देखिए ये सारी चीज़ें, दोस्ती आपकी सबके साथ होती है, लेकिन जो टीम की डिमांड होती है वो क्योंकि आप पाकिस्तान टीम के कप्तान हो, किसी क्लब लेवल की टीम के कप्तान नहीं हो, तो आपको डिसीजन भी फिर बड़े लेने पड़ते हैं। दोस्तियों को साइड पे रख के सिर्फ और सिर्फ टीम की बेहतरी के लिए जो बेहतर होता है वो आप डिसीजन लेते हो। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये शायद जो बात कर रहे हैं ना, कप्तानी में सबसे बड़ा रूल एंड रेगुलेशन है ना, वो ऑनेस्टी है। कहते हैं इंसान से गलती हो सकती है, मस्ती नहीं करनी चाहिए। जब इंसान मस्ती करता है तब पकड़ा जाता है। गलती पे अल्लाह माफ़ करता है, बंदे पे आपसे गलती हो सकती है, इंसान है ना गलती। हम कई दफ़ा जो मस्ती करते हैं ना, जब कोई बंदा ऐसा है कि जिसको पावर मिले और वो अपना दूसरों का ना सोचे और अपना सोचे, ये मस्ती वाली बात है। जब बंदा कोई भी करेगा तो उस पर बड़े चांसेस हैं उसको पकड़ने। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। तो 2011 की बात हो रही है, उस वक्त टीम का पार्ट थे उमर अकमल भी और बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट था। उन्होंने भी कादिर ख्वाजा से गुफ्तगू की है, समाज से उन्होंने खुश किया है, क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। लगा था जब वर्ल्ड कप में आपका नाम आया 15-11 में भी और उसके साथ 4 जो वर्ल्ड कप थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जितने भी वर्ल्ड कप खेले हैं, एक ऑनर की बात है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। और ये नहीं है कि सिर्फ वर्ल्ड कप आप खेलें, उसके बाद जितनी भी सीरीज़ होती हैं उसको रिप्रेजेंट करना एक ऑनर की बात है। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ 2011 का भी और 2016 का भी मैंने इंडिया में वर्ल्ड कप खेला हुआ है, इंडिया में सीरीज़ भी खेली हुई है। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का और बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि आप वर्ल्ड कप का पार्ट बनते हैं और उसमें परफॉर्म करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली नाम बहुत बड़ा होता है। वर्ल्ड कप की कुछ ऐसी याद जो कि आपको कभी भी नहीं भूलती कि बस ये उम्र के ज़हन में नशीन हो गई? कह सकते हैं आप 2011 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, जो कि मुझे फ़ील हुआ था कि मैं पाकिस्तान को जितवा सकता था, लेकिन मैंने नहीं जितवाया। थोड़ा सा टफ़ कंडीशन हो गई थी, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की, लेकिन उसमें मैंने इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। जितना भी किया अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन मैं जब वापस आके मैंने हाइलाइट्स देखे, अपने अम्मी अब्बू से बात की, कामी भाई से जब वापस आया होटल में बात की, शाहिद भाई से बात की, यूनुस भाई से बात की, तो उन्होंने एक चीज़ मुझे कही कि तुम ये जितवा सकते थे, अगर ये तुम जितवाते तो तुम्हारा बहुत लॉन्ग टाइम तुम्हारा नाम रहना था। नो डाउट अभी भी तुम्हारा नाम है, तो अगर ये जितवाते तो और तुम्हारा बड़ा नाम होना था। तो वो चीज़ें मेरे जहन में अभी तक हैं। वर्ल्ड कप ख़ास तौर पर मेजर इवेंट है, उससे बाहर होने से कैसा मोराल होता है टीम का? उस टाइम पे यही होता है कि अगर आप वर्ल्ड कप से बाहर निकल गए हैं या पहले राउंड से बाहर आ गए हैं, सेमीफाइनल हार गए हैं, क्वार्टर फाइनल हार गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारा पाकिस्तान आने को दिल नहीं करता था। हमारा मोराल बहुत ज़्यादा डाउन होता था कि यार हम पाकिस्तान की आवाम को कैसा फ़ेस करेंगे, अपनी फैमिली को कैसा फ़ेस करेंगे, कि हम लोगों को कैसा फ़ेस करेंगे, अपने फ्रेंड्स को कैसा फ़ेस करेंगे कि यार पाकिस्तान हार गया है। तो ये चीज़ें साथ साथ
आप कह दें कि चलती है, और हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को एक अच्छी नोट पे हम लोग फिनिश करवाएं और पाकिस्तान को जीतवाएं। उमर अकमल हिस्सा थे 2011 के वर्ल्ड कप का। हम अब बढ़ रहे हैं 2015 के वर्ल्ड कप की तरफ, और 15 के वर्ल्ड कप पर बात करने से पहले एक पैकेज है वो देखेंगे और फिर अपने माहिरीन से गुफ्तगू को बढ़ाएंगे आगे। 2015 वर्ल्ड कप की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने की। वर्ल्ड कप 2015 में पहली बार अफगानिस्तान की टीम ने शिरकत की। 2015 वर्ल्ड कप में शरीक 14 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। ग्रुप ए में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड शामिल थे। ग्रुप बी में पाकिस्तान, भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और मुत्तहिदा अरब अमारात को रखा गया था। 2015 वर्ल्ड कप में मिसबाहुल हक पाकिस्तान टीम के कप्तान और शाहिद अफरीदी नायब कप्तान थे। दीगर खिलाड़ियों में एहसान आदिल, सरफराज अहमद, उमर अकमल, राहत अली, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद इरफान, नासिर जमशेद, जुनैद खान, सुहेल खान, यूनुस खान, सुहेब मकसूद, वहाब रियाज, यासिर शाह, अहमद शहजाद और हारिस सुहेल शामिल थे। हर ग्रुप से 4 टॉप टीमों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज में 6 में से 4 मैचेस जीते। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराया। भारत को सेमीफाइनल्स में शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में जगह बनाई। 2015 वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेला गया। ऐसा पहली बार हुआ कि दोनों मेजबान ममालिक ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया हो। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर 5वीं बार आलमी कप अपने नाम किया। 2015 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 547 रन कीवी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने बनाए। 2015 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने सबसे ज्यादा 22 विकेटें ली। 2015 वर्ल्ड कप की फाते टीम को $39,75,000 की इनामी रकम दी गई। आपने पैकेज देखा है पीजे मीर साहब? 2011 का वर्ल्ड कप हम जिक्र करते हैं, जिस मैच को हमने सबसे ज़्यादा जिस पर बात हुई वो था सेमीफाइनल, और फिर उसमें वहाब रियाज का स्पेल था। फिर जब 2015 में जाते हैं तो वहाँ पर भी पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी नज़र आती है वो यही है कि वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनका एक स्पेल फास्ट बॉलिंग का। तो आप किस तरीके से देखते हैं 15 के वर्ल्ड कप को? मुशीब उस टीम के साथ थे, उनसे भी बात करेंगे यकीनन। देखो, हर गेम जो होती है वो डिफरेंट होती है। आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि भाई उस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ। ये क्रिकेट एक इसीलिए इसको कहते हैं गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़, क्योंकि इसके अंदर खान मोहम्मद से मेरी बड़ी इंटरेक्शन होती थी लंदन में। वो पाकिस्तान के पहले टेस्ट फास्ट बॉलर थे। तो वो कहते थे कि ये एक ऐसी गेम है कि जब तक कि आखिरी बॉल ना हो इसका रिज़ल्ट नहीं पता चलता। तो ये वही बात है, आपने हर गेम को उसको गेज करना है। हम पुराने को लेते हैं, कंपैरिजन लेते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं, उसमें ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। याद रखें उस वक़्त उस लड़की की उम्र क्या थी, आज उस लड़की की उम्र क्या है, उस वक्त उसके रिफ्लेक्सेस कैसे थे, आज उसके रिफ्लेक्सेस कैसे, प्लेइंग कंडीशंस क्या थी, क्या है। सो आप उसको कंपेयर नहीं करते। आप देखते हो कि आपका अपना जो टैलेंट है। कैप्टनसी की बात अभी आप कर रहे थे, कैप्टन उसको बनाओ जिसको क्रिकेट की समझ हो। माइक ब्रेली, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, माइक ब्रेली मीडियोकर क्रिकेटर, मिडलसेक्स का मीडियोकर, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स। आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, 82 की एशेस आप देख लो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। ही अंडरस्टूड क्रिकेट एंड ही जेल्ड द टीम टुगेदर। सेम विद क्लाइव लॉयड, सेम विद इयन चैपल। ये आपको रेयरिटी मिलती है कैप्टनसी में। और हमारे इधर लोकल आप ले लो, ऐसे आफ्ताब गुल आप ले लो, उस आदमी को इतनी क्रिकेट की समझ थी, हालांकि वो इतना आउटस्टैंडिंग नहीं बैट्समैन यूज्ड टू ओपन फॉर पाकिस्तान, बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, वो बड़े बड़ी टीमों को नीचे उतार दिया उसने, बड़े बड़े जिसमें 10-10 टेस्ट क्रिकेटर्स होते थे, सही उतार। तो मैं कहने का मकसद ये है कि जब आप कंपेयर भी करते हो, आप देखते हो कि आपका लीडर कौन है, उसने लड़के को यूज़ कैसे किया। कई हैं वो बॉलर को फैंटी पड़ रही है, कराई जाओ, नो वेरिएशन लेके आओ। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। बैट्समैन 3 पे, अब इसको ले लो विव रिचर्ड्स को, नंबर 3 से 7 तक है, फेल हो गया, इवेंचुअली आके फंस गया नंबर 3 के ऊपर। ट्राई भी करते हो लोगों को। हमारे मुल्क के अंदर जब हम बात करते हैं, हम एक लड़के को बड़ा ज़बरदस्त है, एक मैच में फेल हो गया, फारक टोटल, उसको आपने घास ही नहीं डाली कभी भी। और इसीलिए कंसिस्टेंसी नहीं। अभी शायद एक बात की स्पॉट फिक्सिंग की, ये टाइमलाइन के अंदर आपको ऐसे ऐसे वो
मरहले नज़र आ जाते हैं कि जिसके अंदर आपकी टीम की परफॉर्मेंस इफेक्ट करती है, क्योंकि आपका जो टीम्स और गेम्समैनशिप होती है वो ब्रेक हो जाती है। सही। और वो जो जिसको हम कहते हैं कि कमराडरी, वो टूट जाती है। नया लड़का जो मर्जी हो, जब एक इस प्लेटफॉर्म पे आके ज्वाइन करता है, उसके दिल में बड़ी बटरफ्लाइज होती है। बिल्कुल ऐसे। एंड टू अडेप्ट एंड अडॉप्ट एट दैट लेवल इज अ ग्रेट थिंग। और ये डिपेंड करता है सीनियर्स पे। बिल्कुल। वो जो अभी बताया कि जब शाहिद आया तो मुश्ताक थे और थे दूसरे थे, तो लड़के को विंग्स के नीचे ले लिया। तो लड़का जब विंग्स के नीचे से निकलेगा, आपको प्रोडक्ट पर निकलेगा ना शाहिद अफरीदी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को हमने गेज करना है। बाकी कंपैरिजन उस वक्त क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये टेक्निकल है। बिल्कुल सही। ये मेमोरेबेलिया है, ठीक है। लेकिन वो मेमोरेबेलिया आउटडेट हो जाता है, बिकॉज टुडे यू आर 17, नाउ यू आर 23, एंड दैट इज द डिफरेंस व्हिच वी नीड टू बी एनालाइजिंग। तो ये क्रिकेट ये बड़ी मर्सिलेस गेम है ये। जिस तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह you used to be 20s, now you're 40s, you guys। अभी आप पहले 20 साल के होते थे, अब 40 साल के लगते हो आप। बिल्कुल ठीक है। चले हम इसी बात का ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक, क्योंकि लगता है कि इस डिस्कशन को भी ब्रेक लगना चाहिए। तो नाज़रीन वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर कह रहे हैं खुश आमदीद। बात हम कर रहे हैं 2015 के वर्ल्ड कप के हवाले से, और जब हम 15 की बात कर रहे हैं तो 23 का मैच भी इस वक्त पाकिस्तान का चल रहा है, जो कि वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ है। 2015 का वर्ल्ड कप यूसुफ भाई आप किस तरीके से देखते हैं? पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला, अगले वर्ल्ड कप में सीनियर जूनियर्स काफ़ी मुश्ताक भाई ने उस हवाले से गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से बात करते रहे हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस वर्ल्ड कप को? 2015 में था, पाकिस्तान की टीम में जो सलाहियत थी उसके मुताबिक वो आपके ख़्याल में नताइज देने में कामयाब रही? कह सकते हैं कोई ठीक टीम थी, मिली जुली टीम थी। लेकिन मैं फिर वो बात करूँगा कप्तानी वाली। कप्तानी में मैंने अभी तक ऐसा कोई प्लेयर नहीं। क्लाइव लाइट बेस्ट प्लेयर था दुनिया का उस टाइम जब कप्तान। विव रिचर्ड बेस्ट प्लेयर। अच्छा, एलन बॉर्डर वर्ल्ड कप जीता है, इमरान खान वर्ल्ड कप जीता है, बेस्ट प्लेयर। अगर आप स्टीव वॉक देखें, रिकी पॉन्टिंग देखें, हल्का प्लेयर कौन सा था? कौन सा हल्का प्लेयर है इसमें? वसीम अकरम बेस्ट प्लेयर, इंजमामुल हक बेस्ट प्लेयर, वकार यूनस बेस्ट प्लेयर, जावेद मियाँदाद बेस्ट प्लेयर। ये जो हल्का प्लेयर शुरू है 2007 से शुरू हुआ है। उससे शुरू हुआ है। पीजे साहब को सब पता है 2007 की। जिसकी बैकग्राउंड भी पता है। बताए ना, वो भी पता हो, कुछ तो बताएं। नहीं। तो अब एक माइक ब्रेली, मैंने देखा नहीं उसे खेलते, वो कैसा खेलता था, लेकिन इनको पता होगा, इन्होंने इसलिए नाम नहीं। इसके अलावा तो मैंने कभी कोई देखा ही, नाम ही नहीं सुना कोई हल्का प्लेयर कप्तान बना हो और जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया हो दुनिया में। कोई मुझे बता दें आपको समझ के आई कि क्यों ऐसा हुआ? अगर आप सोचते हैं ना, आप ये तो लेकिन खिलाड़ी हैं, हमेशा अच्छा प्लेयर ही टीम का। अब अगर जावेद मियाँदाद को बनाया तो फिर गलत बनाया। जावेद भाई गलत बने थे कप्तान। यूसुफ भाई सवेरा भी सवाल करेंगे। जी सवेरा कुछ कह रही। मैंने कहा यूसुफ 2007 से ऐसा हुआ क्या जो फिर जो है फुल फ्लेज नहीं आने लगे प्लेयर्स? पता नहीं क्या हुआ, ले बेहतर जानते हैं, ये तो मीडिया को पता होगा क्या अंदर की बात है। आजा को फोन कर, समझ ही नहीं आने देते फाख्ता उसकी क्या कहती है। नहीं देखे ना कि पाकिस्तान की टीम जो 2007 से पहले जिस तरह बहुत अच्छी होती थी, वो उस तरह बनना नहीं शुरू हुई फिर उसके बाद, क्योंकि हमने जो प्रॉपर जो सही प्लेयर होते थे उनको लिए ही नहीं कप्तान ना। आपने ऐसे प्लेयर लिए जो कॉम्प्रोमाइज करते थे, फिर अपने लिए, फिर अपनी सर्वाइवल के लिए खेलते थे। टीम बनाने के चक्कर में नहीं खेलते थे। टीम वो बनाएगा जो बड़ा प्लेयर होगा। जैसे इमरान खान ने टीम बनाई, ये सब साथ खेले हुए इन्होंने देखा है। वसीम अकरम, हम लोग आए यंग थे, उन्होंने हम सबको तैयार किया। मैं था, सकलैन था, अफरीदी था, अब्दुल रज़ाक था। अब्दुल रज़ाक को नंबर 3 पे बैटिंग कराई। बिल्कुल। सईद अनवर को इमरान खान ने ओपनिंग करवाई 80-89 में। बिल्कुल ठीक। कोई माइंड था, कोई विजन था, प्लेयर्स थे, अंदर टैलेंट था। उन्होंने देखा कि यार ये बंदा तो पूरी दुनिया को हिला देगा, उन्होंने ओपनिंग कराई उसको। बिल्कुल सही। तो ये तो ऐसे प्लेयर ही नहीं जो किसी विजन भी हो, अंदर एबिलिटी नहीं है, वो कैसे कोई टीम बना सकती है? ये कैप्टनसी की सही बात पता है क्यों यूसुफ कह रहा है? इसका जब फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ था, ये गया लाहौर की तरफ से, खेल गया भालपुर की तरफ से। ओके। अब मुझे बताओ कि एक डिवीजन एक टैलेंट पे लेके गया ना,
सही। और जाके उसको ड्रॉप करके उन्होंने कहा जाओ छोड़ दो तुम, ये जाके दूसरी तरफ से खेल गया। क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर कैप्टन। ठीक है, यही बात कैप्टनसी की बात जारी। तो लाला आपकी जानी बढ़ते हैं, कैप्टनसी की डिबेट चल पड़ी है 2007 में। एक तो आप ऐड कीजिएगा, यूसुफ भाई जो जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हल्के प्लेयर को मतलब जो यूसुफ भाई कह रहे हैं कि उसको कप्तान बना दिया गया, बहुत सारे सीनियर्स को इग्नोर किया गया। और बात चली 2015 के वर्ल्ड कप के हवाले से, उसमें भी एक हमने ये देखा कि कप्तानी की डिबेट चली थी कि उससे पहले आप कैप्टन थे और एकदम वर्ल्ड कप में मिसबा भाई को कैप्टन बनाया गया और आप वाइस कैप्टन पर जो है वो शिफ्ट हो गए। तो इस कैप्टनसी की डिबेट और 2015 का वर्ल्ड कप, ओवर टू यू लाला। देखिए एनसी भाई क्योंकि सीनियर थे, एनसी भाई हम सबको क्योंकि मैं, यूनुस खान, रज़ाक, यूसुफ, शोएब अख्तर, शोएब मलिक, ये तकरीबन ऑलमोस्ट ऊपर नीचे ही थे सारे। तो मैं समझता हूँ कि एनसी भाई के जाने के बाद चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर नहीं पाई, ना क्रिकेट बोर्ड कर पाई, ना मैनेजमेंट कर पाई। इश्यूज बहुत सारे आए, कप्तानी की लाइनों में लड़के लगना शुरू हो गए थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो हम सारे जो है ना वो आई थिंक जो यूसुफ बात कर रहा था कि किसी एक को बनाते और उसी को 3 साल 4 साल या 5 साल का खैर इतना होता तो नहीं है, लेकिन एक टेनोर दे देते कि यूनुस खान या मोहम्मद यूसुफ आप आ जाए, आप नेक्स्ट 2 से 3 साल की जिम्मेदारियां एज अ कैप्टन टीम को लीड करें। अब हर कप्तान जो उसको भी बनाते थे उसके सर के ऊपर तलवार होती थी कि अगर 2 सीरीज हार गए, 3 सीरीज हार गए तो आप एज अ कैप्टन बाहर। अब वो टीम की परफॉर्मेंस की फिक्र करे या अपनी परफॉर्मेंस की फिक्र करे। उसके बाद आप मेरे ख्याल में, मैं अगर मिसबा को जब रेट करता हूं, पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुका हूं कि मिसबा जो है वो टेस्ट की टीम का इसलिए कामयाब कप्तान रहा है क्योंकि मिसबा के टेम्परामेंट के हिसाब से टेस्ट क्रिकेट उसने खेली है और खिलाता रहा है वो लड़कों को। तो उसमें इसलिए मैं मिसबा को कभी वनडे का अच्छा कप्तान नहीं कहता, उसके मुंह पे भी कहता हूं, पहले भी बात कर चुका हूं, क्योंकि मिसबा थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा चीज़ों को एंड में ख़त्म करने की कोशिश करता था। तो मैं समझता था कि मिसबा का वो टेम्परामेंट नहीं था वनडे का, तो इसलिए मैं हमेशा टेस्ट की बात करता हूं। आई होप कि मिसबा मेरी इस बात को माइंड नहीं करेगा। लेकिन आपको ऐसे कप्तान, देखिए एक कप्तान जब भी आप बनाएं उसे 2 साल का एटलीस्ट 2 साल का लाजमी टाइम दें और पूरी अथॉरिटी के साथ जो भी सिलेक्शन हो। जैसे मुशी भाई ने मॉर्गन की बात की थी, तो मॉर्गन ने कप्तानी एक्सेप्ट करने से पहले उसने बताया कि मुझे ये प्लेयर चाहिए और मैं जिस तरह चाहता हूं चीजें उसी तरह होंगी, तब जाके उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। तो ये वो जिम्मेदारियां हैं जो कप्तान को देनी चाहिए, उसके सर के ऊपर तलवार कभी ना लटकाएं ताकि वो खुल के काम कर सके। 2 साल 1.5 साल बहुत होते हैं, 2 साल। अच्छा, ये कप्तानी की जो बात कर रहे हैं ना, जो हमारा भी एक्सपीरियंस है एज ए कोच भी और एज ए प्लेयर भी, मैं बहुत बड़े कप्तानों में खेला भी हूँ और बड़े कप्तानों को देखा भी और बड़ी कोचिंग भी अल्लाह ने एक्सपीरियंस दिया है। आपका सबसे पहले जो एक तो आपकी परफॉर्मेंस तो मैटर करती है ना, आपका ड्रेसिंग रूम में लोग आपकी इज्जत कितनी करते हैं, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं। हम कई दफ़ा देखते हैं कि इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े ग्रेट क्रिकेटर्स भी आए परफॉर्मर, but they were not good people. As a captain you have to be a very good human being. अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, जिसकी अच्छे इंसान की ज़रूरत, मैं कहने का मतलब ये है कि जो लोगों को ये पता चले कि ये बंदा जो भी करेगा हमारी बेहतरी के लिए करेगा। ये यू नो लाइक ही इज़ नॉट अ सर्वाइवर, ये सर्वाइवल की गेम नहीं खेलेगा, अपने चक्कर में ये हमें गिरा नहीं देगा। तो ये जो बहुत एलिमेंट होता है ना, ये कई दफ़ा हम मिस्टेक करते हैं, कई दफ़ा हम परफॉर्मेंस को बहुत देख लेते हैं, कई दफ़ा सिर्फ अच्छे इंसान को देख लेते हैं। जो बैलेंस होता है ना, परफॉर्मेंस with a good heart, I think this is a win-win situation as a captain. उसके साथ पता है इन्होंने जो बात की ना, पर 100% सही है। एक चीज़ और भी कही कि वो सर्वाइवर ना हो, अपनी जगह ना सर्वाइवर थे, जो मैं बात कर रहा हूं अपनी जगह बचाते रहे, सर्वाइवर। ये ठीक है ना सर्वाइवर, लेकिन इसने जो मुश्ताक ने जो बात की और शायद ने कि कैप्टनसी को आप 2 साल दे दो या साल व्हाटएवर, ये आपको प्लेयर के साथ भी करना पड़ेगा। प्लेयर में अगर ये कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो मिस्टेक्स करके मैच्योर हो जाएगा। वरना अगर आप कहें जिस तरह 100 नहीं किया 50 ही किया, चलो बाहर। अब ये तो आपने जो अफरीदी ने बात की ना 100% सही है कि जब कप्तान को 3-4 साल का आप देंगे तो वो कप्तान ही प्लेयर को देगा। अब ये यूसुफ की और शाहिद की और आप तीनों की बात को मैं एविडेंस के साथ पेश करूं। मॉर्गन ने जब कहा ना कि मुझे कप्तानी दो, तो मैं ये मेरी शर्तें हैं, उसने $5 लाख अपना कलकत्ता नाइट राइडर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया,
फर्स्ट क्लास जाके खेलने लग गया, और जाके जब उनको कप्तान अनाउंस किया उसने कहा कि मेरी मर्जी की टीम होगी, मैं लड़का ड्रॉप नहीं होने दूंगा चाहे वो 6-0 करे, क्योंकि लड़कों को ये पता चल, लड़के मेरी इज्जत तब करेंगे एज ए कैप्टन जब उनको ये पता चल जाता है कि ये कप्तान मुझे बाहर नहीं होने देगा, मैं इसके लिए खेलूंगा, ये मुझे कहेगा जाके पहली बॉल से मारनी है तो मैं अपना नहीं सोचूंगा, मैं टीम का सोचूंगा। वो तब बंदा सोचता है जब कप्तान आपका तगड़ा होता है, और कप्तान का पता नहीं ना होता कि अगले सीरीज में होना कि नहीं होना, तो लोग फिर उसकी बात को सुनते ही नहीं है। कोच की क्यों नहीं बात, हमारे कल्चर में कोच की बात क्यों नहीं सुनते? इसलिए नहीं सुनते कि उनको पता है ड्रेस रूम में इस सीरीज में हार गए तो उसको निकालना, प्लेयरों को कौन सा निकलना है, तो आप कौन सी आपकी बात सुनता है? तो सवाल तो ये उठता है कि जो मॉर्गन ने कहा, जो मॉर्गन ने क्या किया, ये पाकिस्तान में मुशी भाई, जी 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 सवेरा, ये जो आप लोग सब बात कर रहे हैं ये हमारी अभी करंट टीम पे तो अप्लाई नहीं करता। हमारी इस करंट टीम को एक बहुत लॉन्गर रन टाइम मिला है, ये लड़के काफ़ी अरसे से साथ खेल रहे हैं, बाबर को कैप्टनसी करते हुए अब तकरीबन कोई 3 साल होने वाला है। इसका मतलब ये कि इस वर्ल्ड कप में ये वाली बात तो कहीं भी नहीं आ सकती कि नहीं जी लड़के इनसिक्योर हैं अपनी जगह के लिए या कप्तान इनसिक्योर है, बिकॉज इतना टाइम फ्रेम तो मिला बनाने के लिए। इनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रेंथ है ना बाबर की और इस टीम की, ये एक दूसरे को बहुत बैक करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ है। सेम टाइम जो इन्होंने जो लैक करते हैं चीज, जो मेरी ओपिनियन है वो है थोड़ी सी ऑनेस्टी नहीं है। यू नो सम टाइम गुड फ्रेंड्स टेल यू यू नो यू नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट, दिस इज द वे ऑनेस्टी कम्स। अगर ये ऑनेस्टी थोड़ी सी आ जाए और प्लेयरों को जिस तरह ये बैक कर रहा है बाबर अपनी टीम के, अगर थोड़ी सी ऑनेस्टी जिस तरह शदाब का है, शदाब अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो उसको ड्रॉप कर दें, उसको बेंच पे बिठा दें, खिलाएं ना आप, ये थोड़ी सी ऑनेस्टी रहेगी, टीम भी खड़ी हो जाएगी और लड़कों में कॉन्फिडेंस। एक चीज मैं ऐड कर दूं, कप्तान सही बना हुआ है, ठीक है, बाबर ही डिजर्व करता था, सबसे बड़ा प्लेयर है, वही डिजर्व करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें 2019 वर्ल्ड कप की जाने भी बढ़ना है, और 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से भी जबरदस्त नहीं ब्रेक पे नहीं जाना, आगे 2015 की एक बात, घर तो नहीं जा रहे कहीं? अच्छा करें 2015 में एक इमोशनल सीन है, एक इमोशनल सीन पता है क्या? जरूर। मिसबा शायद भी उसमें था, हम भी थे ड्रेसिंग रूम में। मिसबा ने क्वार्टर फाइनल से पहले कहा था, जो वहाब ने बड़ा तेज स्पेल किया था, मिसबा स्पीच करते हुए रोया था एज ए कैप्टन, ही क्राइड कि यार मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है तो प्लीज डू अ ग्रेट जॉब फॉर पाकिस्तान एंड फॉर माई सेल्फ। उस पर फिर वहाब भी रोया था, वहाब ने कहा था आई विल डू एवरीथिंग व्हाटएवर वी कैन। एक लड़के ने उस क्वार्टर फाइनल में जान मारी थी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत सके, मगर ये बड़ा एक तो वो हर मैच में क्यों नहीं रोया? वो आई थिंक वो बॉलिंग तेज बॉलिंग कर लेता वो। लाला आप भी कुछ बात करना चाह रहे हैं 2015 वर्ल्ड कप के हवाले से? नहीं, 15 के हवाले से नहीं, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कप्तानी की और दूसरी चीज़ें, देखिए जो अभी टेक्निकल कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें मोहम्मद हफीज़ जो साइड पे हुए, मोहम्मद हफीज़ को हम सब जानते हैं, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, वो ज़्यादा किसी के साथ दोगलापन नहीं करता, वो जैसे मुंह पे वैसे पीठ पीछे भी है वो लड़का। वो इसलिए देखिए ये वो चीज़ें होती है, वो क्यों हटा है, उसने जब 1-2 बातें उसके अंदर ऐसी हुई है मीटिंग के अंदर, वो बातें जब प्लेयर्स को पता चलती हैं कि चेयरमैन भी बैठे हैं और सारे बैठे हैं वहाँ पे टेक्निकल कमेटी में, ये बात हो रही है और वो बात वहाँ से लीक होके प्लेयरों को पता चलती है कि उनके बारे में इस तरह की बात मीटिंग के अंदर हुई है, प्रॉब्लम यहाँ से बनती हैं, जो ग्रुप्स बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कि ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो जाते हैं दूसरों के बारे में कि वो बंदा हैरान हो जाता है कि यार मुझे क्यों इस लॉबी का हिस्सा बना रहे हैं, या मेरे बारे में ये लोग क्यों इस तरह सोचते हैं। ये वो सारी चीज़ें जो टीम के अंदर सियासत और ग्रुपिंग ये सारी होती इन्हीं वजह से है। ठीक है, सारी चीज़ें होती इसी वजह से हैं। और इसी बात कल आप ये टेक्निकल कमेटी की बात कर रहे हैं, तो कल मिसबाउल हक ने भी जो है वो अपनी मतलब वो कहते हैं ना चुप्पी खत्म की, और कल मिसबाउल हक ने भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली मीडिया में ये जरूर बात की कि ये जो टीम है, ये टीम इसका टेक्निकल कमेटी से कोई लेना देना नहीं है, ये टीम चीफ सिलेक्टर और कप्तान की सिलेक्ट की हुई है और चेयरमैन ने बैक किया है इस टीम को, और मतलब कोई भी गॉड फॉरबिड कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो दे वुड बी आंसरेबल टू दैट। सो कल मिसबाउल हक ने भी, जबकि मिसबाउल हक नेवर लूजेज हिज कूल, बट कल मुझे ऐसा लगा दैट ही हैज इवन लॉस्ट हिज कूल। हाँ तो छोड़ दे, अगर आपका टेक्निकल कमेटी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी ने दी है और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, आपकी नहीं सुने जा रहे, तो किस लिए बैठे हुए हैं कुर्सी पे? आप साइड पे हो जाए, छोड़ दें उसको, किसी और को मौका दें। जो शाहिद ने बात की, जब ये चीफ सेलेक्टर बना था शाहिद, तो जब इसकी बात नहीं सुनीगी तो इसने डायरेक्टली आके कह दिया था कि आई एम ऑफ जी, अगर मुझे मेरा मर्जी के काम ही नहीं करना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो बड़ी, बिल्कुल इनको छोटी छोटी चीजों को देखना भी, छोटी सी चीज मैं देखना चाह रहा हूँ, वर्ल्ड कप रह गया
गया हमारा 2019 का। हमें वक्त की चूंकि किल्लत है, हमें फ़ौरन से पहले 2019 वर्ल्ड कप की जानिब बढ़ते हैं और रिपोर्ट जो तैयार की है वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वर्ल्ड कप के 12वें एडिशन की मेजबानी एक बार फिर इंग्लैंड और वेल्स ने की। 2019 वर्ल्ड कप में टीमों की तादाद कम करके 10 कर दी गई। नए फॉर्मेट के मुताबिक तमाम 10 टीमों को एक दूसरे के खिलाफ मैचेस खेलने थे। पाकिस्तान टीम की कप्तानी सरफराज अहमद ने की और बाबर आजम नायब कप्तान थे। ग्रीन शर्ट्स में आसिफ अली, फखर जमान, हारिस सुहेल, इमामुल हक, मोहम्मद हफीज, शादाब खान, शुएब मलिक, इमाद वसीम, हसन अली, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हसनैन, शाहिन आफरीदी और वहाब रियाज शामिल थे। पाकिस्तान को पहले ही मैच में कमजोर वेस्टइंडीज के खिलाफ शिकस्त हुई और यही शिकस्त कौमी टीम के सेमीफाइनल से बाहर होने का सबब बनी। पाकिस्तान ने 9 मैचेस में से 5 जीते, 3 हारे, 1 बारिश की नजर हुआ। 2019 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच DL मेथड के तहत 89 रन से हार गया। ग्रुप मरहले से भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। न्यूजीलैंड ने भारत को जबकि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई। 2019 का फाइनल इंतहाई सनसनीखेज रहा। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला बराबर रहा। मैच का नतीजा हासिल करने के लिए सुपर ओवर कराया गया, जिसमें भी मुकाबला बराबर रहा। इंग्लैंड को ज्यादा बाउंड्रीज लगाने की वजह से फातेह करार दिया गया। 2019 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 648 रन भारत के रोहित शर्मा ने बनाए। 2019 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने ली। 2019 वर्ल्ड कप की फातेह टीम को $40 लाख और रनर अप को $20 लाख इनामी रकम दी गई। जबरदस्त वर्ल्ड कप था। पीजे मीर साहब, देखिए आपने ज़बरदस्त प्रोग्राम किए। थैंक यू। शाहिद ने एक प्रोग्राम में बात की एंड आई एंडोर्स दैट 100%। हम एनालाइज करते हैं, इधर उधर के पॉइंट्स देखते हैं, लेकिन जो शायद एक प्रोग्राम में बात की है, ये वक्त पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज करने का नहीं है। इस वक्त जैसे भी है तैसे भी है, आप आगे चलो। वर्ल्ड कप के बाद देख लेंगे क्या हम उसको रेक्टिफाई। इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। यूसुफ भाई, 2019 वर्ल्ड कप जबरदस्त फाइनल। मेरा ख्याल बाद में भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। गेम है, गेम में हार जीत होती है, नॉर्मल रहना चाहिए। वो जीतने गए हैं और हारने नहीं गए। वो अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, पॉइंट्स को डिस्कस करो, वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। बाद में भी हम सपोर्ट करेंगे। मुशीब भाई, 19 वर्ल्ड कप के फाइनल के ऊपर कोई फाइनल न्यूजीलैंड वेल डिजर्व था कि जीतना चाहिए था, मगर नहीं जीत सका। मगर 19 का वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मुझे एक एम्बैरसमेंट हुई कि मैं वेस्ट इंडीज़ की कोचिंग कर रहा था और पहला मैच ही पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हार गया, जहाँ से वो क्वालिफाई नहीं कर सका। मुझे इतनी एम्बैरसमेंट हुई थी कि एज ए पाकिस्तानी मैं उनके साथ घंटे के बाद जाके ड्रेसिंग रूम में जाके शेक हैंड किया था। और मेरी अब दुआ है कि हमारी हीरो कप को वापस। सवेरा, लास्ट कमेंट जल्दी से। 2019 के वर्ल्ड कप में जो हमें जो नुकसान हुआ था ना, सबसे बड़ा वो ये हुआ था कि शुरू के 5 मैचेस में हमने सिर्फ 1 मैच जीता था और उन 5 मैचेस के बाद हम लगातार 4 मैचेस जीते, मगर उस फ्लो में आ गए थे कि वो 1 मैच हम पे भारी पड़ गया जो वेस्ट इंडीज का मैच था। थोड़ी देर हो गई। इस वर्ल्ड कप में हमारे पास वो एडवांटेज है कि शुरू के 2 जो हमारे मैचेस हैं हम उस पे पॉइंट हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते थे, वो नहीं कर सके। सवेरा आपका बहुत शुक्रिया। मुशीब भाई, यूसुफ भाई, पीजे मीर साहब, लाला हमारे साथ मौजूद थे और आपने कोशिश की है कि हम तमाम जो वर्ल्ड कप है उसका एक ओवरव्यू आपकी जो खिदमत में हम उसको पेश कर सकें। समा की ये काबिज थी और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने, हमारे पैनल ने भी इंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी 5 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।